आप सभी का AI एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग 1857 के विद्रोह में झारखंड की भूमिका पर गहन एवं विश्लेषणात्मक चर्चा करने वाले हैं। ये विषय JPSC, JSSC तथा UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जनजातीय चेतना, औपनिवेशिक शोषण और प्रारंभिक राष्ट्रवाद तीनों का संगम दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 1857 का विद्रोह केवल सिपाहियों की बगावत नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सामाजिक शक्तियों की प्रतिक्रिया था? बिल्कुल, और यही आज का हमारा मिशन है। 1857 की क्रांति को दिल्ली और मेरठ के बाहर झारखंड के जंगलों, पहाड़ों और कस्बों के नजरिए से समझना। हाँ, क्योंकि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था, झारखंड में उसका स्वरूप क्या था, यहाँ के स्थानीय कारण क्या थे, नायक कौन थे, और सबसे जरूरी सवाल, ये सिर्फ एक सैन्य विद्रोह से एक जन क्रांति कैसे बन गया। सही बात है। परीक्षा के लिहाज से भी मुख्य धारा के इतिहास और इस तरह के क्षेत्रीय इतिहास के बीच के संबंध को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1857 की आग यह अचानक तो नहीं भड़की होगी। इन दस्तावेजों को देखकर लगता है कि झारखंड की जमीन पर बारूद तो काफी पहले से जमा हो रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1857 तो एक ज्वालामुखी का फटना था। हाँ। लावा तो दशकों से खौल रहा था। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक शोषण। 1793 में अंग्रेज एक कानून लाए, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, स्कूलों में पढ़ा तो है इसके बारे में, लेकिन इसका आदिवासियों की जिंदगी पर सीधा असर क्या पड़ा? असर बहुत विनाशकारी था। देखिए, आदिवासियों के लिए जमीन सिर्फ खेती का टुकड़ा नहीं, उनकी पहचान थी। बिल्कुल, उनकी पहचान, उनके पुरखों की विरासत थी। सदियों से जंगल और जमीन पर पूरे समुदाय का हक होता था। अच्छा। इस कानून ने वो हक छीनकर एक जमींदार को दे दिया, जिसका काम था बस अंग्रेजों को लगान चुकाना। तो रातों रात आदिवासी अपनी ही जमीन पर किराएदार बन गए। किराएदार या मजदूर, और लगान न चुका पाने पर उनकी जमीनें नीलाम होने लगी। यानी उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी गई। और इसी के साथ दिकू समस्या भी जुड़ी हुई थी, है ना? हाँ, दिकू मतलब बाहरी लोग, महाजन, सूदखोर, ठेकेदार। अच्छा। ये अंग्रेजी कानूनों की आड़ में आए और भोले भाले आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाने लगे। कर्ज के बदले जमीनें हड़पना एक आम बात हो गई थी। और इसके अलावा भी कुछ था? जी, एक और बड़ा हमला हुआ उनकी न्याय व्यवस्था पर। आप पढ़ा पंचायत की बात कर रही हैं? जी, पढ़ा पंचायत आदिवासियों की अपनी अदालत थी, जहां उनके अपने लोग उनकी अपनी भाषा में बिना किसी खर्चे के मिल बैठकर फैसले करते थे। एक सामाजिक व्यवस्था थी। हाँ, अंग्रेजों ने इसे हटाकर अपनी पेचीदा और महंगी अदालतें थोप दी, जहाँ की भाषा अलग, कानून अनजान और वकील महंगे थे। एक स्रोत में बहुत अच्छी बात लिखी है, जहां न्याय महंगा हो और शासक ही शोषक बन जाए, वहां विद्रोह के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। मतलब न्याय पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। बिल्कुल। तो आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक हमला और न्याय का गला घोंटना, ये सब दशकों से चल रहा था। फिर 1855-57 के आसपास ही ऐसा क्या हुआ कि मतलब सब्र का बांध टूट गया? वो टिपिंग पॉइंट क्या था? टिपिंग पॉइंट था 1855 का संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह। हाँ, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं, अंग्रेजी राज के खिलाफ आजादी का ऐलान था। हजारों संथालों ने अपनी जमीन और इज्जत के लिए जान दे दी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत क्रूरता से कुचल दिया, लेकिन वो उस आग को नहीं बुझा पाए जो लोगों के दिलों में जल चुकी थी। 1857 उसी आग का अगला शोला था। तो जमीन पूरी तरह तैयार थी, बस एक चिंगारी का इंतजार था। बिल्कुल। यहाँ से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। तो वो चिंगारी झारखंड में कहाँ और कैसे भड़की? क्या यहाँ भी वजह वही चर्बी वाले कारतूसी थे? देखिए, चर्बी वाले कारतूस और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन की कोशिशें, इन अखिल भारतीय कारणों का असर तो था ही। हाँ, गुस्से को हवा तो मिल रही होगी। बिल्कुल। लेकिन झारखंड में विद्रोह का बिगुल बजा 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में, जो अजय नदी के किनारे बसा है। रोहिणी, वहां क्या हुआ उस दिन? वहां 32वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी तैनात थी। उसी के 3 सैनिकों ने बगावत कर दी और अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली पर हमला करके उसे मार डाला। तो ये झारखंड में 1857 की पहली संगठित घटना थी। हाँ, औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई।
हालांकि अंग्रेजों ने उन 3 सैनिकों को पकड़कर तुरंत फांसी दे दी। और रेजिमेंट का मुख्यालय भी हटा दिया। हाँ, रोहिणी से भागलपुर ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब वो चिंगारी जंगल की आग बन चुकी थी। हमारे पास जो एक नक्शा है वो दिखाता है कि ये आग कितनी तेजी से फैली। हाँ, बहुत तेजी से फैली। रोहिणी की घटना के लगभग 1.5 महीने बाद 30 जुलाई को आग हजारीबाग पहुंची। अच्छा। वहां रामगढ़ बटालियन के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़ दी, कैदियों को आजाद कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों के बंगले जला दिए। अधिकारी तो अपनी जान बचाकर भागे। और ये सिलसिला रुका नहीं। हजारीबाग से रांची, फिर मानभूम, सिंहभूम। बिल्कुल। हजारीबाग के ठीक 3 दिन बाद 2 अगस्त को विद्रोह रांची पहुंच गया, जो उस समय मुख्यालय था। 5 अगस्त को मानभूम में सिपाही बागी हो गए और वहां उन्हें संथाल आदिवासियों का जबरदस्त समर्थन मिला। फिर 3 सितंबर को सिंहभूम में चाईबासा का सरकारी खजाना लूट लिया गया और आखिर में 26 सितंबर को पलामू में नीलांबर पीतांबर का विद्रोह। हाँ, चेहरों और खरवार जनजातियों ने नीलांबर पीतांबर के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ दिया। मतलब जून से सितंबर तक सिर्फ 3-4 महीनों में पूरा छोटा नागपुर इस क्रांति की चपेट में आ चुका था। ये आग जो रोहिणी से पलामू तक फैली, ये अपने आप तो नहीं फैल सकती थी। नहीं। इसे हवा देने वाले, इसे दिशा देने वाले लोग कौन थे? कौन थे वो चेहरे जो इस तूफान का नेतृत्व कर रहे थे? हर इलाके में इस क्रांति का एक चेहरा था, एक नायक था। रांची और छोटा नागपुर के सबसे बड़े नेता थे बड़कागढ़ रियासत के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। नागवंशी शासक। हाँ, नागवंशी शासक थे और उन्होंने अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया था, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और एक सेना बनाई थी, मुक्तिवाहिनी सेना। और उनके साथ कौन थे मुक्तिवाहिनी सेना के सेनापति? उनके सेनापति थे पांडे गणपत राय। वो ठाकुर साहब के दीवान थे और एक बेहतरीन रणनीतिकार। अच्छा। जब हजारीबाग के विद्रोही सैनिक रांची पहुंचे तो गणपत राय ने उन्हें संगठित किया और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों पर ऐसा हमला बोला कि कमिश्नर डाल्टन समेत सभी बड़े अधिकारियों को रांची छोड़ के भागना पड़ा। वाह। रांची के ही 2 और नाम हमारे दस्तावेजों में बार बार आते हैं, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। इनकी कहानी क्या थी? ये दोनों गुरु चेले की एक मिसाली जोड़ी थे। टिकैत उमराव सिंह और मांझी के पास खटंगा के 12 गांवों के राजा थे और शेख भिखारी उनके दीवान। इन दोनों ने मिलकर रांची और रामगढ़ के बीच की चुटुपालू घाटी की नाकेबंदी कर दी। ये घाटी अंग्रेजों के लिए कलकत्ता से आने वाली रसद का मुख्य रास्ता थी। तो उन्होंने सप्लाई लाइन ही काट दी। हाँ, उन्होंने इस रास्ते को अंग्रेजों के लिए एक मौत का जाल बना दिया। शेख भिखारी की सैन्य समझ इतनी जबरदस्त थी कि कुछ इतिहासकार उन्हें झारखंड का जनरल बख्त खान भी कहते हैं। एक तरफ राजा और उनके दीवान, तो दूसरी तरफ आदिवासी जमीन से उठे नायक। पलामू की नीलांबर पीतांबर की कहानी में क्या खास था? नीलांबर और पीतांबर भोक्ता जनजाति के 2 भाई थे। अच्छा। उनकी लड़ाई में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कारण थे। अच्छा। अंग्रेजों ने उनके पिता का अपमान किया था और उनकी जागीर छीन ली थी। उन्होंने इस अपमान का बदला लेने और अपनी जमीन को दिक्कुओं से आजाद कराने के लिए चेरो राजाओं के साथ मिलकर विद्रोह किया। और उनकी ताकत क्या थी? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला युद्ध। पलामू के पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल करके उन्होंने महीनों तक अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा। तो यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एक स्थापित राज परिवार से थे, जबकि नीलांबर पीतांबर जमीनी आदिवासी नेता थे। हाँ, बिल्कुल। क्या इन दोनों की लड़ाई के तरीकों और मकसदों में कोई फर्क था? मकसद तो एक ही था, अंग्रेजी हुकूमत से आजादी। लेकिन तरीके अलग थे। हाँ, तरीके अलग थे। शाहदेव एक सेना बनाकर संगठित रूप से लड़ रहे थे। वो एक समानांतर सरकार चलाना चाहते थे। वहीं नीलांबर पीतांबर छापामार युद्ध के विशेषज्ञ थे। उनका जोर दुश्मन को परेशान करने पर था। बिल्कुल। उनकी सप्लाई लाइन काटना, उन्हें जंगलों में उलझाए रखना। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि ये दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से होने के बावजूद एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे। और दूसरे राजा भी थे। हाँ, इसी तरह सिंहभूम में पुड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों को पनाह दी और खुद को पूरे सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। मानभूम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह ने संथालों के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। ये तो कमाल है। जमींदार, आदिवासी, सिपाही, इन सब के हित तो अक्सर आपस में टकराते थे। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी एक वजह थी जिसने इन सभी अलग अलग समूहों को एक झंडे के नीचे ला दिया?
क्या ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था या कोई गहरी साझा पहचान बन रही थी? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही इस विद्रोह को जन क्रांति बनाता है। इन सभी समूहों का दुश्मन एक था, अंग्रेज और उनके लाए हुए दिकू। एक साझा दुश्मन। हाँ, अंग्रेजों के कानूनों ने राजा की रियासत भी छीनी, जमींदार की जमींदारी भी और आदिवासी की जमीन भी। इसने एक साझा दर्द पैदा किया और इसी दर्द से एक साझा पहचान ने जन्म लिया, अपनी मातृभूमि को बचाने की पहचान। और इसी का उदाहरण है ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और शेख भिखारी का साथ। बिल्कुल, उनका साथ मिलकर लड़ना इसी हिंदू मुस्लिम आदिवासी एकता का सबसे बड़ा सबूत है। लड़ाई किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि बाहरी शोषण के खिलाफ थी। तो जून से लेकर सितंबर तक ऐसा लगता है कि विद्रोहियों का पलड़ा भारी था। वो खजाने लूट रहे थे, अंग्रेज अधिकारी भाग रहे थे। हाँ, एक लहर सी बन गई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी बाजी पलट गई? कहानी का टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? टर्निंग पॉइंट था 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया चतरा का युद्ध। चतरा का युद्ध। हाँ, ये इस पूरे विद्रोह की सबसे निर्णायक और सबसे खूनी लड़ाई थी। रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक, जिनका नेतृत्व सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान कर रहे थे, चतरा पहुंचे और अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। हाँ, मेजर इंग्लिश के नेतृत्व में एक बड़ी सेना के साथ। और उस लड़ाई का नतीजा क्या रहा? विद्रोही बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वो सिर्फ 2 घंटे ही टिक पाए। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और तोपें थीं। लगभग 150 विद्रोही सैनिक शहीद हुए और कई पकड़े गए। ये विद्रोहियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इस हार ने उनके हौसले तोड़ दिए। और नेताओं का क्या हुआ? लड़ाई के सिर्फ 2 दिन बाद 4 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली खान दोनों को चतरा के पंसीहारी तालाब के पास एक आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। और चतरा की इस हार के बाद अंग्रेजों ने दमन का चक्र और तेज कर दिया होगा। हाँ, बहुत तेज। कमिश्नर डाल्टन और मेजर इंग्लिश जैसे अधिकारियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जैसे? पूरे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। विद्रोहियों को सरेआम फांसी दी जाने लगी, गांव के गांव जला दिए गए और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। और इस दमन में अंग्रेजों की सबसे बड़ी मदद की विश्वासघात ने। विश्वासघात मतलब अपने ही लोगों ने धोखा दिया। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। कैसे? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत रायों को पकड़ना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन हो रहा था। वो जंगलों में छिपकर अपनी सेना को फिर से संगठित कर रहे थे। लेकिन बड़कागढ़ के ही जमींदार महेश नारायण शाही और विश्वनाथ दुबे ने इनाम के लालच में उनकी गुप्त जानकारी अंग्रेजों को दे दी। अच्छा। जिसके बाद उन्हें सोते हुए पकड़ लिया गया। और नीलांबर पीतांबर? उनके साथ भी यही हुआ। उन्हें भी उनके एक रिश्तेदार की मुखबिरी के कारण ही पकड़ा जा सका। अंदरूनी लोगों की गद्दारी के बिना इन नायकों को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। एक पल के लिए रुकते हैं, ये सुनना भी कितना भारी है। पहले इतनी बड़ी हार और फिर अपनों से मिला धोखा। हाँ, उस दौर में कितनी नाउमीदी और डर का माहौल बन गया होगा। तो इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम दुखद था, लेकिन इसने भविष्य की नींव रखी। एक एक करके सभी बड़े नायकों ने शहादत दी। कब और कैसे? 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को चुटूपालू घाटी में उसी जगह एक वट वृक्ष पर फांसी दी गई जिसकी वो नाकेबंदी करते थे। 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को रांची जिला स्कूल के गेट के पास एक कदम्ब के पेड़ पर फांसी दी गई ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। और पांडे गणपत राय? ठीक 5 दिन बाद 21 अप्रैल को उसी पेड़ पर उनके सेनापति पांडे गणपत राय को भी फांसी दे दी गई। और नीलांबर पीतांबर का क्या हुआ? उन्हें भी पकड़ लिया गया और 28 मार्च 1859 को पलामू के लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तो इस तरह झारखंड में 1857 की क्रांति के सभी बड़े दिए बुझा दिए गए। इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह, इतने महान बलिदान, फिर भी असफल क्यों हो गया? कहाँ कमी रह गई? असफलता के कुछ साफ कारण थे। एक तो केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन कोई एक ओवरआर्चिंग स्ट्रैटेजी या समन्वय नहीं था। और दूसरा साधनों की भारी कमी। हमारे विद्रोही पारंपरिक हथियारों जैसे तलवार और तीर धनुष से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक राइफलें और तोपें थीं। और तीसरा, विश्वासघात। हाँ, जैसा हमने बात की, कुछ स्थानीय राजाओं और जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसने विद्रोह को अंदर से कमजोर कर दिया। लेकिन क्या इस विद्रोह को पूरी तरह से असफल कहना सही होगा? इसका कोई सकारात्मक नतीजा या कोई विरासत भी थी?
हाँ, और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तात्कालिक तौर पर विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन इसने दूरगामी असर छोड़े। क्या सर? सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लेकिन झारखंड के लिए इसका ऐतिहासिक महत्व कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा। इसी विद्रोह ने पहली बार झारखंड में राष्ट्रवाद के बीज बोए। इसने साबित किया कि आदिवासी और गैर आदिवासी मतलब सदान अपनी मातृभूमि के लिए एकजुट हो सकते और हैं। सबसे बड़ी बात, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, नीलांबर पीताम्बर और शेख भिकारी की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं। बिरसा मुंडा का उलगुलान हो या टाना भगत आंदोलन, इन सभी ने 1857 के नायकों से ही प्रेरणा ली। तो कुल मिलाकर झारखंड में 1857 का संग्राम सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की पहचान, उसके संघर्ष और उसकी एकता की बुनियाद है। बिल्कुल। जैसा कि इन दस्तावेजों से साफ जाहिर होता है, ये केवल कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी एक सच्ची जनक्रांति थी। बिल्कुल। इन नायकों का बलिदान आज भी झारखंड की अस्मिता की नींव में है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय चेतना मिलकर एक बड़े संघर्ष को जन्म देते हैं, जिसकी गूंज आज भी इस धरती पर सुनाई देती है। एक आखिरी विचार जो हमारे श्रोतों को देखकर जहन में आता है और सोचने पर मजबूर करता है। बार बार उन पेड़ों का जिक्र है जिन पर नायकों को फांसी दी गई। छूटूपालू घाटी का वटवृक्ष, रांची का कदम्ब का पेड़, लेस्लीगंज का आम का पेड़। हाँ, ये स्थान आज शहीद स्थल है। वही, ये स्थान आज सिर्फ जगह नहीं बल्कि पूजनीय है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास सिर्फ किताबों, तारीखों और नामों में नहीं, बल्कि जमीन और प्रकृति में भी जिंदा रहता है। कैसे एक परिदृश्य, एक पेड़, इतिहास का मूक गवाह और प्रतीक बन जाता है। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।